अब हम बजट का विस्तृत विवरण देखेंगे कि हम इसमें क्या क्या शामिल करते हैं। तो इसके दो भाग हमने किए हैं, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। ठीक है, स्टार्ट में अब राजस्व और पूंजीगत दो अलग अलग करने का क्या रीज़न है। राजस्व बजट या राजस्व प्राप्तियां और व्यय में वह मद शामिल होते हैं जिसके माध्यम से ना तो सरकार की देयताओं में कोई प्रभाव पड़ता है, ना ही परिसंपत्तियों में। मतलब ना तो उनकी लाइबिलिटीज़ को प्रभावित करती है, ना ही असेट्स या परिसंपत्तियों को। लेकिन पूंजीगत बजट में जो प्राप्तियां व्यय है, उन दोनों का ही प्रभाव सरकार की परिसंपत्तियों पर या सरकार की देयतों पर पड़ता है। ठीक है बात। अब हम दोनों को अलग अलग देखते हैं। अब हम बात करते हैं राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय। ठीक है, अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स में भी हम दो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, कर राजस्व और गैर कर राजस्व, या टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू तो हम इससे बहुत फैमिलियर हैं। टैक्स रेवेन्यू को भी हमने फर्दर क्लासीफाई किया है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, जो जिस व्यक्ति पर लग रहे हैं वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है। ठीक है, जिसके प्रकार हम देखें तो आय कर और निगम कर। अप्रत्यक्ष कर वह होते हैं जिस पर कर लग रहा है, वो उसको किसी फर्दर व्यक्ति पर या आगे किसी पर ट्रांसफ़र कर सकता है, जैसे एक्साइज ड्यूटी है, वेट है, और अभी इन सब एंटरटेनमेंट टैक्स और बहुत सारे टैक्सेस हैं। अब इन सारे टैक्सेस को मिला के, जैसा कि हमें पता है कि जीएसटी आ गया है, एक्साइज सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगभग जो मैक्सिमम इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको सबको मर्ज कर दिया गया है जीएसटी के अंदर। ठीक है, तो जीएसटी क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स टर्म्स में देखिए तो जहाँ जिस पर इम्पैक्ट और इंसिडेंस एक ही व्यक्ति पर पड़ रहा है वो क्या है, प्रत्यक्ष कर। और जहाँ पर इम्पैक्ट और इंसिडेंस दोनों अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ रहा है वो क्या है, अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, ये बात कर रहे हैं। अब हम आते हैं गैर कर राजस्व में। अब जनरली हम मानते हैं कि सरकार की रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा टैक्स ही है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से सरकार अपनी आय प्राप्त करती है। इसमें पहला हम देखें तो जो भी PSUs है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, उनसे सरकार को प्रॉफिट और डिविडेंड लाभांश प्राप्त होता है। इसी तरह सरकार ने यदि किसी स्टेट गवर्नमेंट को या किसी फॉरेन गवर्नमेंट को ऋण दिया है तो उस पर ब्याज प्राप्त होता है, वो भी गैर कर राजस्व का हिस्सा होगा। थर्ड में हम लेंगे विदेशों से प्राप्त या ग्रांट्स या एड्स। किसी फॉरेन गवर्नमेंट से या फॉरेन इंस्टीट्यूट से कोई ग्रांट्स मिली है देश को तो वो भी गैर कर राजस्व का हिस्सा होगी। इसी तरह सरकार बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इरिगेशन, बैंकिंग और बहुत सारी इकोनॉमिक और कम्युनिटी सर्विसेज। उसके बदले में भी सरकार को रेवेन्यू अर्न होता है। ठीक है, इसी तरह फ़ीस, जैसे लाइसेंस फ़ीस, रजिस्ट्रेशन फ़ीस, वीज़ा पासपोर्ट बनाने की फ़ीस, फाइन्स और पेनल्टीज़, ये सब गवर्नमेंट के नॉन टैक्स रेवेन्यू के पार्ट है। स्टैम्प और करेंसी प्रिंटिंग के भी सरकार के से भी सरकार को रेवेन्यू अर्न होती है। इसी तरह अभी एक नया सोर्स कुछ सालों से सरकार के रेवेन्यू का बहुत बड़ा पार्ट बना है, वो है स्पेक्ट्रम ऑक्शन से। स्पेक्ट्रम ऑक्शन से भी सरकार काफ़ी बड़ा अमाउंट प्राप्त करती है। ठीक है, इसी तरह अब हम आते हैं पूंजीगत प्राप्तियों पूंजीगत प्राप्तियों से पहले हम राजस्व व्यय की बात करेंगे। ये हमने बात की राजस्व प्राप्तियों की। अब राजस्व व्यय में कौन कौन सी मदें हैं। सबसे बड़ी जो मद है राजस्व व्यय में या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम जैसे माने वो है ब्याज। जो अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो हमने ऋण लिया है यदि किसी गवर्नमेंट से, फॉरेन इंस्टीट्यूट से, तो वो पूंजीगत बजट का हिस्सा है, या ऋण लिया है वो पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा है, लेकिन उस पर जो ब्याज हमें दे होगा या ब्याज देना पड़ेगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हिस्सा होगा। इसी तरह यदि हमने किसी को ऋण दिया है और उस पर जो हमें ब्याज मिलेगा वो हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट का हिस्सा होगा, ना कि कैपिटल रिसिप्ट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब ग्रांट ब्याज है फर्स्ट ब्याज। उसी तरह ग्रांट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी ग्रांट्स देती है, और ज़रूरत पड़े तो जो लेस डेवलप कंट्रीज़ हैं उसको भी सरकार ग्रांट्स दे सकती है या देती आई है, तो वो भी हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। इसी तरह सब्सिडीज़, स्पेशली 3 सब्सिडीज़ बड़ी अमाउंट में दी जाती है, फ्यूल सब्सिडी, फूड सब्सिडीज़,
फर्टिलाइज़र सब्सिडीज़। इसी तरह जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनकी सैलरी पेमेंट, वेजेस, पेंशन्स और ये सारे हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हिस्सा होगा। और सबसे बड़ा एक और आता है उसमें मत है डिफेंस एक्सपेंडिचर, वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, गवर्नमेंट की किसी असेट्स में वृद्धि नहीं करना, परिसंपत्तियाँ नहीं बढ़ा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट के डे टू डे फंक्शनिंग के लिए, उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए जो ज़रूरी एक्सपेंडिचर है उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह रहे हैं। ठीक बात। अब हम आते हैं पूंजीगत प्राप्तियाँ और पूंजीगत व्यय की बात करते हैं। पूंजीगत प्राप्तियाँ वह प्राप्तियाँ हैं जिससे सरकार की देयताओं में वृद्धि होती है या उसकी परिसंपत्तियाँ कम होती हैं। ठीक है, ऐसी प्राप्तियाँ जिसके माध्यम से सरकार की लायबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, जैसे इसमें किसको शामिल करेंगे, जैसे सरकार ने किसी से ऋण लिया, डेट, और जैसे आरबीआई से, पब्लिक से या फॉरेन गवर्नमेंट से, वो क्या है, सरकार की लायबिलिटीज़ बढ़ाएगी क्योंकि सरकार को इन फ्यूचर में वापस रीपे करना पड़ेगा। तो ये क्या है, ऐसी ऋण प्राप्तियां हैं जो सरकार की देयताओं को बढ़ा देगी, या हम इसको बोलते थे डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट्स या ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ। इसी तरह दूसरी साइड वह प्राप्तियां हैं जो सरकार की परिसंपत्तियों को कम कर देती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे सरकार ने पहले ऋण दिया था किसी गवर्नमेंट को, तो उसके बदले में उसको टाइम टू टाइम ब्याज मिल रहा था, तो वो एक तरह से असेट था गवर्नमेंट का, लेकिन अब उस ऋणों की वापस वसूली कर ली, तो वो एक तरह से इस वर्ष में तो हमारी प्राप्तियों में शामिल होगा, लेकिन इससे हुआ कि हमारी सरकार की परिसंपत्तियाँ कम हो जाएगी। दूसरा, यदि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं उनको सरकार निजी क्षेत्र को बेच दे या विनिवेश कर दे, निवेश की जस्ट अपोजिट होता है विनिवेश, निवेश करने के बजाय क्या है, सरकार अपनी पूंजी को कम कर दे, तो उससे भी सरकार को पूंजीगत प्राप्ति होगी। ठीक है, अब इससे हुआ क्या, सरकार ने अपना शेयर कम करके निजी क्षेत्र को बेच दिया, तो सरकार की परिसंपत्तियाँ कम हो गई। ठीक है, तो पूंजीगत प्राप्तियों में हमने क्या देखा, पूंजीगत प्राप्तियाँ वह प्राप्तियाँ जिससे या तो सरकार की लायबिलिटीज़ बढ़ रही है या फिर परिसंपत्तियाँ कम हो रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पूंजीगत व्यय की या कैपिटल एक्सपेंडिचर की। इससे जस्ट अपोजिट ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे सरकार की या तो देयताएँ या लायबिलिटीज़ कम हो रही है या फिर परिसंपत्तियाँ बढ़ रही है, वो क्या है, आपका पूंजीगत व्यय। ठीक है, जैसे अपोजिट हमने देखा था, राजस्व में ना तो लायबिलिटीज़ पर प्रभाव पड़ रहा था ना ही एसेट्स पे, लेकिन पूंजीगत व्यय क्या है, जिससे लायबिलिटीज़ कम हो रही है और परिसंपत्तियाँ बढ़ रही है। जैसे लायबिलिटीज़ कम हो रही है, उसका एग्जाम्पल क्या है, हमने पहले किसी गवर्नमेंट से या किसी इंस्टीट्यूट से ऋण लिया था, अब हमने क्या किया, उनको वापस रीपे कर दिया, तो मेरी लायबिलिटीज़ कम हो गई, मेरी देयताएँ कम हो गई। इसी तरह भारत ने यदि किसी अमेरिका से या IMF या वर्ल्ड बैंक से किसी से उधार लिया है, यदि उसको वापस भुगतान कर दिया गया है, तो सरकार की उस वर्ष देयताएँ कम हो गई। ठीक है, ऋण का भुगतान हो गया। सेकंड पॉइंट है, यदि सरकार ने कहीं निवेश किया है, कहीं इन्वेस्ट किया है। ठीक है, जैसे अभी हमने बात की पब्लिक सेक्टर यूनिट को निजी क्षेत्र में दे दिया, इसी तरह किसी निजी क्षेत्र को सरकार ने अपने अंडर ले लिया, वहाँ निवेश कर लिया, तो वो क्या होगा, सरकार की एक तरह से इससे क्या होगा, सरकार की परिसंपत्तियाँ बढ़ेगी, जिससे आने वाले फ्यूचर में सरकार को कुछ अर्न होगा। ठीक है, या इस तरह से परिसंपत्तियों का निर्माण हो रहा है, इसलिए ये हमारा पूंजीगत व्यय है जो हमारी या तो देयताओं को कम कर रहा है या परिसंपत्तियों को बढ़ा रहा है। ठीक है, ये पूरा एक क्लासिफिकेशन हो गया। अब इसमें हम एक ब्रॉडली जो इस साल का बजट है उसको हम देख लेते हैं। इस साल का जो हमारा बजट था 2020-21 का लगभग 30 लाख करोड़ का है, 30,42,230 लाख करोड़ का है। ठीक है, अब उसमें हम देखें कि इसमें किसका हिस्सा कितना क्या है, एक अनुपातिक रूप से हम देखेंगे। जस्ट अब देखिए 30 लाख करोड़ में से लगभग 20 लाख करोड़ हमें राजस्व प्राप्तियों से प्राप्त होता है, ये अनुमान है, और पूंजीगत प्राप्तियों का जो हिस्सा होगा इसमें लगभग 10 लाख करोड़ का है। तो एक कंक्लूज़न तो हमने क्या निकाला कि बजट में हमारी राजस्व प्राप्तियाँ पूंजीगत प्राप्तियों से अधिक है। ठीक है, दूसरा कंक्लूज़न हम देखते हैं, राजस्व प्राप्तियों में भी हमारे कर राजस्व और गैर कर राजस्व दो हिस्से हैं। कर राजस्व लगभग हमको 16 लाख करोड़ रुपए
की प्राप्ति हो रही है, ठीक है। और गैर कर राजस्व लगभग 3.8 या 4 लाख करोड़ हम मान लेते हैं। तो एक दूसरा कंक्लूजन हमने क्या निकाला कि राजस्व प्राप्तियाँ पूंजीगत प्राप्तियों से अधिक है, पहला तो ये। दूसरा ये कि कर राजस्व गैर कर राजस्व अधिक है, ठीक है। 16 लाख करोड़ कर राजस्व है, 4 लाख करोड़ लगभग गैर कर राजस्व है, ठीक है। अब हम आते हैं व्यय पे या एक्सपेंडिचर साइड पे। अब लगभग 30 लाख में से 26 लाख करोड़ हमारे राजस्व व्यय पे खर्च हो रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है हमारा। मतलब हम कह सकते हैं कि सरकार को अपनी फंक्शनिंग के लिए इतना बड़ा अमाउंट खर्च करना पड़ रहा है। और पूंजीगत व्यय जो हमारा है वो लगभग है 4 लाख करोड़, ठीक है। तो तीसरा कंक्लूजन ये निकला, राजस्व व्यय ज़्यादा है पूंजीगत व्यय से, ठीक है। अब ये तो हो गया पूरा। इसी में हम एक और देखें कि सबसे बड़ा हेड कौन सा है जिससे हमें आय प्राप्त हो रही है। अब यहाँ मैंने पेंसिल से परसेंटेज लिखा है। आय कर से लगभग हमारी पूरी रिसिप्ट्स का लगभग 17% प्राप्त हो रहा है, निगम कर से 18%, जीएसटी से 18%। तो लगभग सबसे बड़ा अमाउंट है हमारा जीएसटी और निगम कर का, मतलब कॉरपोरेशन टैक्स का। कॉरपोरेशन टैक्स होता है जो कंपनियों के प्रॉफिट पे लगता है, ठीक है, वो कॉरपोरेशन टैक्स है या निगम कर है। इन दोनों से सबसे बड़ा अमाउंट लगभग 18% हमें आय प्राप्त हो रही है, ठीक है। सेकेंड अमाउंट जो अपना है आयकर 17%, कस्टम्स ड्यूटीज से हमें 4% मिल रहा है। और ये थोड़ा बड़े बड़े हेड हो गए। और गैर कर राजस्व प्राप्तियों की हम बात करें तो लगभग 10%, नॉन टैक्स रेवेन्यू से 10% हमें रेवेन्यू मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बात करें तो सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो ब्याज का है। ब्याज पर हमारी टोटल एक्सपेंडिचर का हम लगभग 18% खर्च कर रहे हैं। सब्सिडीज़ पे 6%, सैलरी पेमेंट वेजेस पेंशन्स पे भी 6%, डिफेंस पे रक्षा पे 8%, ठीक है। अब इसी तरह हम पूंजीगत प्राप्तियों की बात करें तो पूंजीगत प्राप्तियों में भी जो हमारी ऋण प्राप्तियां हैं, और ऋण प्राप्तियों में प्लस हम अन्य प्राप्तियां भी जोड़ लें तो लगभग ये 20% का हिस्सा रखते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने एक ब्रॉडली एक क्लासिफिकेशन हमने देखा। इसके साथ साथ हमने अभी 2020-21 का बजट भी थोड़ा थोड़ा ऊपर से देख लिया। इसके साथ धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम 2020-21 की कुछ और डेटास पढ़ेंगे। थैंक यू।